हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे। और आज करेंगे हम एक नया कंसेप्ट जो कि हमारा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। देखो एचएट में इसमें से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों के क्वेश्चंस इसमें से गलत भी होते हैं कि बहुत सारी रिएक्शंस इसमें होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स भी होती हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं। बट उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से पढ़ के चलेंगे। जहाँ ट्रिक होगी ट्रिक के साथ बिल्कुल करेंगे जिससे कि आप उन चीज़ों को भूलो नहीं, क्योंकि इसमें कहीं कहीं कोई चीज़ें ऐसी भी होती है जो थोड़ी क्रैम करके भी आपको रखनी पड़ सकती हैं। जैसे आपको मान लो टेबल्स आते भी हैं तो वही आपको पता है कि वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन से बनती है, बट आपको जब फास्ट चीज़ें करनी है तो वो आपको लर्न करनी पड़ती है, मीन्स आपको क्रैम करके तो रखनी पड़ती है, तो वो आपके लिए इजी होता है। तो कुछ इसमें जो कंसेप्ट होते हैं क्रैमिंग वाले होते हैं, तो उन्हें हम ट्रिक के साथ बहुत ईजी तरीके से देखेंगे जिससे कि आप एग्जाम में बहुत आराम से एक्यूरेसी के साथ जा सको। देखो ये जो पूरा चैप्टर है ना, इस पूरे चैप्टर में जितने भी पॉइंट्स होंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। सारी जो एक एक पॉइंट लिखा होगा ना एग्जाम ओरिएंटेड होगा। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे और बाकी पीवाईक्यूज आपको दिए जाएंगे कि पीवाईक्यूज हमारे इस चैप्टर से किस तरह से आते हैं। सारे पीवाईक्यूज को कराया जाएगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे जो बहुत चांसेस है कि आपके इस एग्जाम के अंदर आए। अभी देखो इसमें हमारे पास क्या हो जाता है, एसिड बेस एंड सॉल्ट पर कुछ जनरल लाइफ से पढ़ के चलेंगे तो ये चीज़ें हमें टफ नहीं लगती हैं। देखो जनरल चीज़ें हम देखते हैं कि कई बार किसी को पेट में दर्द हो जाता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है, तो बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है तो कुछ इनो वगैरह उसे दे दिया जाता है और उसका पेट का जो दर्द है वो खत्म हो जाता है। इट्स मीन आपने उसे एसिडिटी बढ़ने पे बेस दिया। अब एसिडिटी क्या होता है, एसिडिटी क्या होता है आपका, जैसे आपके पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है और वो एसिडिक इन नेचर होता है। अगर वो ज़्यादा आपका क्रिएट हो जाता है तो आपके पेट में वो दर्द भी बना सकता है। तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए उसका अपोजिट चीज़ दी जाती है जो कि बेस होते हैं। बेस उसको इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं और उससे आपको रिलीफ मिल जाता है। इसका मतलब एसिड जो होते हैं, एसिड एक तरह से आपके होते हैं जो हम अभी स्टेट कैंडिडेट को पढ़ाने की टर्म में पढ़ेंगे तो डायरेक्ट ही हम पढ़ेंगे क्या देते हैं, जो H+ आयंस देते हैं उन्हें हम एसिड्स बोलते हैं। एक तरह से आपके पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो HCl की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अब ये क्या देता है हमें, एक तो इसे जब ब्रेक करते हैं तो H+ और Cl नेगेटिव दो तरह के आयन देगा। H+ ये दे रहा है, इट्स मीन ये एसिडिक इन नेचर है। जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयन क्रिएट्स करते हैं और ये बेस से आपके न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अभी देखो इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, एसिड बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनके रिएक्शंस पढ़ेंगे, इनसे कौन कौन से साल्ट का फॉर्मेशन होता है। जो एसिड होते हैं और बेस होते हैं, एसिड आपने देखा कि जो H+ आयन देते हैं और बेस जो होते हैं ना वो OH नेगेटिव आयन देते हैं, इन्हें हम बेस बोलते हैं। अब बेस जैसे आपका क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोल सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेसिक फॉर्म है, क्या देगा आपका Ca2 पॉजिटिव की फॉर्म में ब्रेक होगा और OH नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, तो ये इसमें से क्या निकल के आ रहा है हमारा OH नेगेटिव, तो ये होते हैं आपके बेसिस। तो एसिड्स आपके H+ आयन देते हैं, बेसिस आपके OH नेगेटिव आयंस देते हैं। इन सभी को डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स जो इनको दिखाते हैं कि एसिड है कि बेस है। उसके बाद पीएच स्केल क्या होता है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्ट के हमारे क्या क्या बनते हैं, सारी चीजों को एकदम डिटेल में हम देखेंगे। अभी देखो नेक्स्ट आपका क्या आ जाता है, एसिड्स। अब एसिड्स क्या होते हैं, ये कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोजन आयन। ये क्या देते हैं, एक तो H+ आयन देते हैं जो मेन इनका पॉइंट है। सेकंड है आपका दे आर श्योर इन टेस्ट। ये जो होते हैं खट्टे होते हैं, जितनी भी खट्टी चीज़ें मिलती है ना आपकी, जैसे आपके जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, ग्रेप्स हो गए, सभी के अंदर आपके एसिड्स होते हैं जो जनरल डेली लाइफ में आप यूज करते हो, क्योंकि एसिड की आपको भी जरूरत होती है। तो इट्स मीन एसिड हमारी बॉडी में भी हेल्प करते हैं, तो इसके लिए हम बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, उनके अंदर बहुत सारे एसिड्स होते हैं। अब स्ट्रेस फ्रूट कौन से होते हैं आपके, जो बिल्कुल ही खट्टे होते हैं, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, मैंगो हो गया, तो ये सारे जो होते हैं ना इनमें स्ट्रेस एसिड होता है। ऐसे ही आपका जो खट्टी चीजें होती हैं आपके, जैसे कर्ड है, सिंपल कर्ड ही देख लो, तो कर्ड जो होती है वो खट्टी होती है तो उसमें लैक्टिक एसिड होता है। इट्स मीन जितनी भी खट्टी चीजें होती है ना उनके अंदर बहुत सारे एसिड्स आपके प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं, जब लिटमस पेपर से इसे टेस्ट करते हैं, देखो सारे एसिड्स को हम खा के टेस्ट नहीं कर सकते कि हर चीज को हम मुंह में डालें और बता दें कि ये एसिड है कि बेस है। ठीक है, एसिड हमने देख लिया कि वो खट्टे होते हैं, बट क्या हर चीज को हम टेस्ट कर सकते हैं। अब HCl है या लैब में बहुत सारे एसिड्स होते हैं, उन्हें हम हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत डेंजरस होते हैं। तो उनके लिए ना एक इंडिकेटर यूज किया जाता है, लाइकेन का जो बना होता है, तो उससे हम टेस्ट करते हैं कि ये एसिड है कि बेस है। हर चीज़ को टेस्ट करके हम नहीं बता सकते, तो इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं।
इसके लिए ना आपको बिल्कुल सिंपल ट्रिक याद रखनी है, ए बी सी। हमेशा ए ये ही टर्म होता है कि ए के बाद बी, बी के बाद सी। अभी हम इसे ना थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि अभी आपको बच्चों को पढ़ाना है, टीचर बनने वाले हैं, तो इस ट्रेंड को हम ए बी आर में कन्वर्ट कर देते हैं। ए बी सी से किस में चेंज कर दिया हमने, ए बी आर में चेंज कर दिया। अब ये हमने क्यों चेंज किया, ए मीन्स आपका हो जाता है एसिड और बी मीन्स आपका हो जाता है ब्लू और आर मीन्स आपका चेंज हो जाता है रेड। इसका मतलब क्या है, एसिड्स जो होते हैं ना ब्लू टू रेड चेंज करते हैं। जो आपका इंडिकेटर होता है पीएच, जो आपकी लाइकेन का जो बना होता है ना एक तरह से, उसको आप ये क्या करते हैं, वो ब्लू से रेड कलर दिखाते हैं। मीन्स अगर कोई चीज़ रेड कलर आपको दिखा रही है तो उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, हर चीज़ को आप टेस्ट नहीं करोगे। तो ये ट्रिक आपकी बेस्ट होती है, जहाँ से आप कभी भी इसे भूलोगे नहीं। इंडिकेटर के ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इन चीज़ों को पढ़ के भी जाते हैं रियल लाइफ में। बच्चों का ये एक्सपीरियंस मैंने काफ़ी बार देखा है, लेकिन लास्ट में जाके ना वो इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। इतना सारा पढ़ लिया उसके बाद भी इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं कि जो एसिड थे वो ब्लू टू रेड कर रहे थे कि रेड टू ब्लू कर रहे थे। रियल में कंफ्यूजिंग होता है, इसके बाद आपको कभी भी इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होगा। एसिड जो होते हैं ब्लू टू रेड चेंज करते हैं, 1 नंबर आपका स्कोर होता है, क्योंकि यहाँ से भी ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल टर्म है बट क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद देखो एसिड जो होते हैं जब इन्हें वाटर में डिजॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन लिखा है, एक एक पॉइंट आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ये पहले ही आपको बताया है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस मीन्स एक तरह से आपका क्या हो जाता है उसमें, जैसे बोल सकते हैं कि थोड़ा सा आपका ना वो वाटर एकदम लिक्विड फॉर्म में है ना आपका एकदम सॉलिड फॉर्म में, तो थोड़ा मीडियम सा, जैसे बोल सकते हैं क्ले टाइप से हो गया या फिर थोड़ा सा और इससे ज़्यादा मॉइस्चर टाइप से। तो एक्वस वो हो जाता है, बीच की सी फॉर्म हो जाती है, जैसे आपका क्ले हो गया उस टाइप से थोड़ा सा हमसे बोल सकते हैं। इसका मतलब एक्वस का मतलब है थोड़ा बहुत वाटर है उसमें, थोड़ा गीला है, ऐसे हम समझ सकते हैं इस चीज़ को नॉर्मल। अब देखो उसके बाद है एसिड इन वाटर। एसिड जो होता है ना वाटर के अंदर H+ आयन आपके देते हैं, और जैसे आपका HCl हो गया तो HCl आपका क्या देगा, H+ देगा और Cl नेगेटिव देगा, ये अभी हमने देखा है। अभी देखो इसके बाद जो HCl को आप वाटर के अंदर डिप करोगे ना तो आपका H+ और Cl नेगेटिव आयन ब्रेक होके ये दोनों चीज़ें देगा, इट्स मीन ये एसिडिक इन नेचर है। अगर देखो HCl ना ड्राई फॉर्म में है, HCl का एक क्वेश्चन आपको कई बार आया है, HCl अगर ड्राई फॉर्म में है, अगर ड्राई है बिल्कुल आपका कैसा है, आपका एक्वस फॉर्म में नहीं है, ड्राई फॉर्म में है, तो आप जब इसे स्ट्रिप पे डालोगे, इंडिकेटर पे जब आप डालोगे तो क्या इंडिकेटर पर ये कोई कलर शो करेगा? ये क्वेश्चन आपको आता है कि ये कलर बिल्कुल शो नहीं करेगा क्योंकि ड्राई फॉर्म में है। ड्राई फॉर्म में ये कभी भी कलर नहीं देगा। क्यों कलर नहीं देगा? अगर ये ड्राई फॉर्म में है तो कभी भी ये H+ और Cl नेगेटिव की फॉर्म में ब्रेक नहीं होगा, और अगर ये ब्रेक नहीं होगा तो इसके बाद ये शो भी नहीं करेगा कि एसिड है कि बेस है। तो इसे क्या बनाया जाता है, पहले एक्वस बनाया जाता है, मीन्स इसमें थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि मॉइस्चर वाटर का आपका थोड़ा सा एक तरह से मिलावट होती है, उसके बाद ही आपका क्या करता है H+ और Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है। उसके बाद ये दिखा देगा कि इसके ऊपर रेड कलर आ जाता है। रेड कलर आने की वजह से हम बता सकते हैं कि इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है। अब देखो एसिड्स हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका HCl हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। स्टोमक जो हमारा पेट होता है डाइजेशन में हेल्प करता है, लैब में भी हम HCl को यूज करते हैं। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है। कार बैटरीज में होता है, ये किंग ऑफ केमिकल्स भी इसे बोलते हैं। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किंग ऑफ केमिकल्स, कार बैटरीज, इनका सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है कि किसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, फर्टिलाइजर्स में होता है और एक्सप्लोजिव्स में होता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो विनेगर के अंदर होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये एसिडिक एसिड होता है। स्ट्रिक जो एसिड होता है, स्ट्रिक एसिड आपका लेमन के अंदर, ऑरेंज के अंदर। स्ट्रिक का एक आप उस ट्रिक के साथ जा सकते हो। स्ट्रिक का मतलब स्ट्रेस। स्ट्रेस जितने भी फ्रूट होते हैं, जो आपके खट्टे जितने भी फ्रूट होते हैं उनमें स्ट्रेस फ्रूट्स में स्ट्रिक एसिड पाया आपका जाता है। और ये याद रखोगे, इसका फॉर्मूला C बार बार आ रहा है तो 6 से स्टार्ट होता है, C6।
तो ये याद रखोगे, फॉर्मूला भी कई बार पूछ लिया जाता है कि C6H8O7 तो सिट्रस फ्रूट्स में होता है। ये आपके हो गए एसिड्स के बारे में, जहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं, साथ के साथ क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। अब देखो इसके बाद आ जाते हैं आपके बेसिस। अब बेसिस क्या होते हैं? बेसिस जो होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस देते हैं। अब OH नेगेटिव आयंस में हमने देखा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड अच्छा खासा बेस है। ये क्या देगा आपका Na+ और OH नेगेटिव, दोनों ही चीजें देता है, Na+ और OH नेगेटिव। OH नेगेटिव से हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक बेस है, क्योंकि बेस की जो पहचान है वो एक तरह से क्या है, OH नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, स्टेबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, बेसिस टर्न रेड लिस्टोस टू ब्लू। ठीक है, और जो स्टेबल बेसिस होते हैं उन्हें हम एल्कलीज भी बोलते हैं। एल्कलीज क्या होते हैं? वो बेस होते हैं, एक एक पॉइंट ध्यान से आपको पढ़ना है। जो सॉल्युबल बेस होते हैं, आपके जो सॉल्युबल बेस होते हैं ना, सॉल्युबल था ये, सॉल्युबल बेस होते हैं। सॉल्युबल किसके अंदर होते हैं? जो वाटर के अंदर ना आपके डिजॉल्व हो जाएं। ठीक है, जो वाटर के अंदर आपके डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्कलीज। ये क्वेश्चन आपका अलग से आया है कि आपके जो बहुत सारे बेसिस होते हैं, सारे बेस जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते हैं, बट कुछ जो डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम एल्कलीज का नाम देते हैं। तो एल्कलीज क्या हो जाते हैं? क्वेश्चन अब आपका बनता है, उसमें 3 से 4 आपकी जो भी लाइन देगा तो उसमें से आपको क्या टिक करनी है, जो आपके वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। अब देखो इसमें बेसिस के बहुत सारे नाम भी हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत बार आपने सुना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH, आप यहाँ से भी इसे पहचान सकते हैं कि ये OH देगा, तो ये एक बेस है। कास्टिक सोडा भी इसे बोलते हैं, कई बार ना ये नाम से आ जाता है, सीधा आपको NaOH नहीं देगा, कास्टिक सोडा देगा। तो कास्टिक सोडा आपको पता होना चाहिए कि आपका NaOH होता है, और ये किसमें यूज होता है? सोप, पेपर वगैरह बनाने में आपका कास्टिक सोडा यूज होता है। उसके बाद पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, इसे कास्टिक पोटास भी बोलते हैं, कई बार नाम से आ जाता है, और बैटरीज वगैरह में ये यूज होता है। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हम बहुत ही यूज करते हैं, इसे लाइम वाटर और आपका क्या बोलते थे अभी, स्लेक्ट लाइम, ये सारे नाम जो हो जाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हो जाते हैं। स्लेक्ट लाइम जो होता है व्हाइट वॉश में यूज होता है, जो आपके कलर वगैरह किया जाता है वॉल्स वगैरह पे। उसके बाद आ जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आंट एसिड भी इसे बोलते हैं, बहुत बहुत खास इंपॉर्टेंट है। बहुत मैचिंग के क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है इसका pH वैल्यू कितनी होती है। pH वैल्यू अगर हम आगे भी देखेंगे, इसकी 10 pH वैल्यू होती है, pH वैल्यू क्या होती है उन्हें भी देखेंगे अभी। तो pH वैल्यू 10 होती है, आंट एसिड की तरह ये काम करता है। आंट एसिड मतलब एक तरह से बेस है, किसी एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल करने के काम आता है। जैसे आपको मान लो एसिडिटी है या और कोई वो दिक्कत है जो एसिड की वजह से है, तो उसमें आंट एसिड दे दिया जाता है, उसको अगर अप्लाई करते हैं तो वो आपके न्यूट्रल कर देता है उसके इफेक्ट को। उसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH होता है, ये क्लीनिंग एजेंट में एक तरह से काम करता है। देखो इसके बाद हम देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स अभी हमने देखा कि सारे जो एसिड्स हैं उन्हें हम टेस्ट करके, या बेसिस हैं, बेस जो होते हैं सोपी टच होते हैं, थोड़े चिकने होते हैं, तो हर चीज़ को हम हाथ से चिकना करके नहीं देख सकते कि इसके अंदर बेस है, या फिर हर एसिड जो खट्टे होते हैं, इट्स मीन हर चीज़ को हम खा के भी नहीं देख सकते कि ये एसिड है। तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर, कुछ साइंस, कुछ आपके लाइकेन से बनाए गए इंडिकेटर्स होते हैं, जिसपे हम एसिड या बेस को डालते हैं तो वो कलर चेंज कर देता है, तो हमें पता चल जाता है कि एसिड है या बेस है। बहुत सारे बेसिस और एसिड्स हम लैब के अंदर यूज करते हैं। अभी देखो सबसे पहले हमने जो ट्रिक देखी थी वो ब्लू टू रेड किसकी देखी थी। एक ही ट्रिक के साथ आप जा सकते हो, अगर आपको एक बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी कि ब्लू टू रेड जो होते हैं वो एसिड होते हैं, तो रेड टू ब्लू क्या हो जाएंगे आपके, उसके जस्ट अपोजिट जो होंगे वो आपके बेसिस हो जाएंगे। ठीक है, और इसे ऐसे भी याद कर सकते हो आप, या फिर आप डायरेक्ट इसके लिए ट्रिक रख सकते हो BRB, ऐसे भी लर्न कर सकते हो बेस के लिए। तो आपके BRB बेस जो होंगे, बेस ये BR से रेड एंड B से हो जाएगा ब्लू, ऐसे भी याद रख सकते हो BRB आपका क्या होता है, बेस जो होते हैं रेड से आपका ब्लू इंडिकेटर को चेंज करते हैं। तो अगर आप रेड से ब्लू देख पा रहे हो तो इट्स मीन उसके अंदर कोई भी बेस है। ये यहाँ से आप ट्रिक के साथ जा सकते हैं। अब जो आपका लिटमस पेपर है, जो लिटमस पेपर इंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं वो लाइकेन से बना होता है। यहाँ से मोस्ट ये इंपॉर्टेंट
कंटेंट हो जाता है। लिटमस जो होता है ना आपका लाइकेन से बनता है, बहुत बार क्वेश्चन इससे आया है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ये किन किन का होता है, ये भी सारी चीजें आपको ना इसके साथ ही कर लेनी है, जिससे कि यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो उसको आप आराम से हैंडल कर सको। अब देखो लाइकेन को, जो आपका लिटमस पेपर होता है, एसिड को क्या करता है, ब्लू टू रेड, हमेशा आपको याद रहेगा, ब्लू से रेड में चेंज करते हैं। बेसिस जो होते हैं रेड टू ब्लू चेंज हो जाते हैं। और आपके जो लाइकेन है वो एज इट इज न्यूट्रल हो, जब आपका सॉरी न्यूट्रल नहीं नेचुरल होता है। नेचुरल जो होता है इस पे जो अगर न्यूट्रल है, ये मान लो न्यूट्रल भी है ना, तो इसका जो कलर होगा वो पर्पल दिखाता है। अगर ये न्यूट्रल है मतलब इसके एसिड है ना, बेस है इसके ऊपर, तो ये आपको पर्पल कलर दिखाएगा। वैसे नेचुरल इंडिकेटर है, नेचर से हमें मिलता है। उसके बाद देखो मिथाइल ऑरेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मिथाइल ऑरेंज जो होते हैं ये सिंथेटिक होते हैं, ये बनाए जाते हैं, नेचर में ये हमें नहीं मिलते। अब मिथाइल ऑरेंज को कैसे याद रखोगे, देखो मिथाइल जो ऑरेंज होता है ना उसमें ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है। ऑरेंज, ऑरेंज से आप याद रखोगे, ऑरेंज जो होता है ना कुछ कुछ रेड जैसा आपको दिखाई देता है। ऑरेंज जो होता है कुछ कुछ आपका ऑरेंज रेड से ही थोड़ा रिलेट करेगा, तो ऑरेंज से ऐसे याद रखो कि ये एसिड के अंदर रेड देता है। ऑरेंज कलर मीन्स ऑरेंज कुछ रिलेटेड है रेड से, तो ये एसिड के अंदर आपको रेड देगा। फिर आपका बेस के अंदर क्या देता है, बेस के अंदर जो मिल्क बच गया वो आपका येलो कलर ये दिखाता है। तो बस आप ये याद रखिएगा, ऑरेंज रेड से या थोड़ा सा रिलेट करता है, तो एसिड के अंदर ही रेड देता है, क्योंकि एसिड के अंदर जो आपके लिटमस पेपर वगैरह भी होते हैं तो वो भी रेड कलर ही शो करते हैं। तो इस ट्रिक के साथ आप यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद देखो फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन जो होता है ना ये भी आपका सिंथेटिक होता है, ये आपको नेचर में नहीं होता। अब इसके ना नाम से याद रखोगे, इसके नाम में जो आता है फिनोप्थलीन में पी से स्टार्ट होता है, तो ये पिंक कलर देता है बेस के अंदर, ये थोड़ा आप याद रखोगे। फिनोप्थलीन जो होता है ना इसका जो फर्स्ट लेटर है वो बेस के अंदर पिंक कलर दिखाता है, तो आप यहाँ से याद रखना कि ये पिंक कलर देता है बेस के अंदर। तो आपका बच क्या गया एसिड, तो एसिड के अंदर ये कोई भी कलर शो नहीं करता। इस तरह से याद करोगे इसे। उसके बाद देखो रेड कैबेज, रेड कैबेज जो है ना बहुत बार क्वेश्चन में आ जाता है, ये नेचुरल है रेड कैबेज आपकी। अब देखो रेड कैबेज, रेड कैबेज फर्स्ट जो इसका लेटर है ना वहीं से याद रखोगे कि ये आपकी एसिड के अंदर रेड कलर देती है। रेड इसमें एज इट इज लिखा हुआ है, रेड से याद रखोगे। रेड कैबेज रेड कलर दिखाती है आपकी एसिड के अंदर। फिर ये बेस के अंदर क्या दिखाती है, तो आप याद रख लेना जो मोस्टली जो कैबेजेस होती है ग्रीन कलर की होती हैं। कैबेज जब ग्रीन कलर की होती है तो ये बेस के अंदर ग्रीन कलर दिखाती है, सिर्फ ट्रिक है याद रखने के लिए। हालांकि ये रेड कैबेज है तो रेड ही रहेगी, बट हम ऐसे याद रखेंगे जो इसका फर्स्ट लेटर है रेड वो एसिड दिखाएगा, और जो कैबेज होती हैं वो मोस्टली ग्रीन कलर की होती हैं, तो ये जो बेस है बेस के अंदर ये ग्रीन कलर आपकी शो करती है। उसके बाद आते हैं टर्मरिक, टर्मरिक जो होती है येलो कलर की होती है, ये हमें पता है। टर्मरिक आपकी जो हल्दी पाउडर होता है येलो ही होता है, तो ये एसिड के अंदर कोई भी कलर नहीं दिखाता। इट्स मीन ये येलो है तो ये येलो ही रहेगी। टर्मरिक का जो कलर होता है आप यहाँ लिख सकते हो येलो टर्मरिक, येलो भी लिख सकते हो क्योंकि आपको पता है जो हल्दी होती है येलो कलर की ही होती है, तो फर्स्ट लेटर से आपका बन जाएगा कि ये येलो कलर दिखाती है आपकी एसिड के अंदर, मीन्स कोई कलर ही दिखाती, जो कलर है वही दिखाती है। उसके बाद ये रेडिश ब्राउन, रेडिश मीन्स आपका रेड कलर दिखाती है, येलो से रेड कलर एक तरह से दिखाती है जब आपकी ये बेस के साथ कांटेक्ट में आती है। कभी भी देख रहे हो जब आपके कपड़ों पे हल्दी वगैरह का कोई भी आपका स्ट्रेन लग जाता है, व्हाइट शर्ट वगैरह आपने अगर पहन रखी है या व्हाइट कपड़े हैं, तो वो ना जैसे ही वॉशिंग पाउडर उस पर डालते हैं वॉश करने के लिए तो तुरंत एकदम से येलो वो रेड हो जाता है। तो रेड का मतलब वो क्या साइन दिखा रहा है कि आपने जो वॉशिंग पाउडर यूज किया ना वो बेसिक है, उसका बेसिक नेचर है। जब बेस के अंदर हम हल्दी को डालते हैं तो फटाक से शो करता है कलर रेड, रेड कलर शो कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर बेस है, इसका मतलब जो आपने वॉशिंग पाउडर यूज किया उसके अंदर बेस है। तो हल्दी का क्वेश्चन कई बार आया है आपका कि ये जो बेस है उसमें कौन सा कलर दिखाती है, तो ये रेड कलर दिखाती है। ये कितनी बार आपका बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, जो हल्दी होती है वो रेड कलर कब शो करती है, एसिड के साथ कि बेस के साथ। तो ये हमेशा आपको जाना है बेस के साथ, एसिड के साथ ये अपना रियल कलर दिखाती है, येलो इट्स मीन उसके साथ कोई रिएक्शन ये नहीं करती। उसके बाद देखो चाइना रोज, चाइना रोज को कैसे याद रखोगे, ये डार्क पिंक दिखाता है आपका एसिड के अंदर, डार्क पिंक।
अब डार्क पिंक ये अब जब एसिड के अंदर दिखाएगा तो ग्रीन दिखाता है ये आपका बेस के अंदर, इसे थोड़ा ऐसे ही लर्न कर लेना। उसके बाद ऑनियन जो होती है नो स्मेल चेंज, एसिड के अंदर इसे डालोगे तो जो एसिड है उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसकी स्मेल चेंज नहीं होती है। और ऑनियन की स्मेल खत्म हो जाती है बेस के अंदर, मीन्स आप बेस अगर इस पर डालोगे तो इसकी स्मेल ये स्मेल शो नहीं करती है। ये आपके ऑलिफैक्टरी एक तरह से इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल से किसी चीज़ को दिखाते हैं कि एसिड है कि बेस है, ठीक है। और बाकी क्या करते हैं, कलर से दिखाते हैं, जो आपके इंडिकेटर्स वैसे होते हैं आपके जो बाकी के आपने जितने भी देखे हैं। तो इन ट्रिक के साथ ना इन आपके जितने भी इंडिकेटर्स हैं मोस्ट इंडिकेटर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना एक पॉइंट से आपके इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, तो सारे आप ट्रिक के साथ जा सकते हैं जिससे कि आप इन चीज़ों को भूलोगे भी नहीं। अभी देखो उसके नेक्स्ट हमारा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। और ये जो स्लाइड है ना, इसी पे बच्चे सबसे ज़्यादा आगे अटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज़ें किसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल बहुत ईजी और सिंपल तरीके से समझेंगे, ट्रिक के साथ समझेंगे इसे। देखो जो मेटल्स होती है ना, एसिड जो होते हैं वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करते हैं, मेटल्स आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट साइड में जितनी भी होती है वो मेटल्स होती है, बीच का पोर्शन जो आपका होता है वे मेटेलॉइड्स होते हैं, और जो राइट साइड में होती है वो सारी नॉन मेटल्स होते हैं। तो हम किस पे बात करें, लेफ्ट साइड की बात करें। जितनी भी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो वो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करती है और हाइड्रोजन गैस उनमें से निकलती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, जितनी भी मेटल्स हैं जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, वो सारी मेटल्स को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो H2 गैस का फॉर्मेशन करती हैं और एक कोई ना कोई आपका सॉल्ट बनेगा। अभी देखो जैसे आपके पास HCl है, HCl आपका क्या है, एसिड है, और जिंक, आपने जिंक की रिएक्शन करा दी HCl के साथ, तो आपकी जो फॉर्मेशन है वो किसकी होगी, ZnCl2 की होगी, और H2 जो गैस है वो आके रिमूव आउट हो जाएगी। ये रिएक्शन आपकी होती है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जब भी ये किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो सॉल्ट तो फॉर्मेशन करते ही करती है, साथ में H2 गैस जो होती है वो रिलीज होती है। और H2 जो गैस होती है ना, उसे पॉप साउंड से आप देख सकते हैं। इसके पास अगर कैंडल ले जाते हैं तो कैंडल ना एकदम से पॉप साउंड के साथ वो वहाँ से वो जो बबल्स होते हैं एक तरह से आवाज़ आती है उनमें से, तो इससे देख सकते हैं कि उसके अंदर H2 गैस होती है। तो पॉप साउंड ना बहुत बार कनेक्ट होती है आपकी H2 गैस के साथ। तो पॉप साउंड का कोई क्वेश्चन बनता है तो इट्स मीन उसमें H2 गैस आपकी रिमूव आउट होती है। तो मेटल को आप ध्यान रखोगे, मेटल के साथ आपका सॉल्ट फॉर्मेशन होता है और H2 गैस आपकी रिमूव आउट होती है। उसके बाद देखो सेकेंड, आपके जो एसिड्स होते हैं, एसिड की रिएक्शन हमें करानी है कार्बोनेट के साथ, ठीक है। जो एसिड्स होते हैं वो कार्बोनेट के साथ क्या बनाते हैं, आपने मेटल के साथ देख लिया वो H2 गैस बनाते हैं। अब कार्बोनेट देखो नाम से आप देख सकते हैं कार्बन, एक तो आपका ना कार्बन का कोई कंपाउंड बनेगा मीन्स CO2, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनमें से रिमूव होती है। कार्बन से आप देखोगे यहाँ से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक कंपाउंड आपका रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। उसके बाद देखो कार्बन के बाद आपका क्या बच गया, 8। अब कार्बन जो होती है ना वो डिजोल्व हो जाती है आपकी वाटर के अंदर, मीन्स उसे वो एक तरह से क्या कर सकता है, एट खा सकता है। ऐसे ध्यान रखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर डिजोल्व होने वाली गैस है, इट्स मीन उसे वो खा सकता है, उसके अंदर वो जा सकती है, उसके अंदर डिजोल्व हो जाती है। इट्स मीन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही चीजें आपकी फॉर्म होती हैं और सॉल्ट तो आपका हर केस में बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से याद रखोगे जब भी कोई एसिड आपका कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर आपका निकलेगा। जैसे मान लो आपके पास एसिड है Na2CO3, आपने रिएक्ट कराया इसे 2HCl, सॉरी एसिड नहीं, आपके पास ये आपका क्या है, कार्बोनेट फॉर्म है एक तरह से, सोडियम कार्बोनेट। इसको आप HCl के साथ जब रिएक्ट कराते हो तो एक तो इसमें से क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट फॉर्मेशन होगी, ट्वाइस ऑफ NaCl आपका बन गया। इसमें से रिमूव क्या होगा आपका H2O और CO2, ठीक है। इसमें से मोस्टली आपके क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक सॉल्ट देना है और क्या क्या आपका रिमूव हुआ है। और जो CO2 होती है वो बबल्स बनाते हैं, तो बबल्स के साथ कोई क्वेश्चन आता है तो वो CO2 उससे कनेक्ट कर देना कि उसमें मोस्टली CO2 आपकी निकलेगी। बबल्स की जब भी बात हो ना तो ये वर्ड आप पकड़ सकते हो यहाँ से कि वो CO2 के बारे में बात कर रहे हैं। बबल्स CO2 की वजह से ही हमेशा बनते हैं। जो केक वगैरह बनाए जाते हैं ना वो भी फ्लफी हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो उनके अंदर जो होती है CO2 रिलीज होती है बबल्स की फॉर्म में।
तो वो इस वजह से फ्लफी बनते हैं। तो बबल्स का ना जब भी कोई क्वेश्चन आपका बने बबल्स वाला, तो बबल्स में आप रिलेट करोगे उसे CO2 के साथ। इसे हमेशा याद रखोगे, भूलोगे नहीं। कार्बोनेट की फॉर्म के साथ ये क्या बनाते हैं। ये क्वेश्चन अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बच्चों को लगते हैं। उसके बाद देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब आपकी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स एसिड की जब आप रिएक्शन करा रहे हो ना, किसके साथ करा रहे हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स NaHCO3। मेटल हो गया इसमें सोडियम, हाइड्रोजन एंड कार्बोनेट, NaOHCO3। और इसे हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी इसे बोला जाता है। तो बेकिंग सोडा की जो रिएक्शन आप कराते हो एसिड के साथ, तो देखो इसमें क्या फॉर्मेशन होगा। इस सॉल्ट तो हर किसी केस में बनेगा ही बनेगा। इसमें से आप याद रख लेना कि जो आप कार्बोनेट की बात कर रहे थे, कार्बोनेट की जब आप बात करते हो कि कार्बोनेट में क्या बनता है आपका CO2, एक तो कार्बन की फॉर्म, और एक क्या बनता है, 8 मीन्स वाटर। तो आपकी CO2 गैस बनती है और वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो दोनों ही चीज़ें जब आपकी बनती हैं तो इसके साथ साथ सॉल्ट बनता है। तो आपका चाहे कार्बोनेट की बात करें या मेटल कार्बोनेट की बात करें, आपका सॉल्ट डिफरेंट बनेगा, बट आपके CO2 और वाटर दोनों ही केसेस में रिमूव आउट होते हैं। तो यहाँ से भी H2O निकलेगा और CO2 निकलेगा। दोनों ही कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर रहेंगे। उसके बाद देखो विद बेस, अगर बेस के साथ आप कर रहे हो, एसिड और बेस को आपस में कर रहे हो, तो सॉल्ट तो हर केस में बनेगा, उसके साथ आपका बन जाता है वाटर। तो ये याद रखेंगे, जब आप एसिड और बेस एसिड और बेस को जब हमेशा एसिड और बेस के केस में, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज तो आपको बिल्कुल लर्न करनी है कि एसिड और बेस के केस में हमेशा वाटर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखो मेटल ऑक्साइड में, तो मेटल ऑक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके पास हो जाते हैं इस कंसेप्ट से। देखो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन यही बनता है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ना, वो कैसे नेचर के होते हैं। देखो यहाँ से सिंपल देखो, अगर मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, एसिड के साथ करा रहे हैं। किसी चीज को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, वो बेसिक फॉर्म में होगा। ये क्लियर है, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तब सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो एसिड को जब हम किसी के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, उसका नेचर बेसिक होगा। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं। तो वो बेसिक इन नेचर होते हैं हमेशा, ठीक है, ये चीज आप लर्न रखोगे। उसके बाद देखेंगे कि जो एसिड्स होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन तो करते ही करते हैं, तो उसके साथ आपका वाटर भी बनाते हैं। तो ये चीज आप याद रखोगे। अब कैसे याद रखोगे कि मेटल ऑक्साइड के साथ आपका वाटर था। तो देखो जब मेटल के साथ ऑक्साइड आपका आ रहा है, तो यहाँ से कैसे ट्रिक के साथ जाओगे, ऑक्साइड का कोई भी एक एलिमेंट देते हैं ये मेटल के साथ। तो इन्होंने क्या कर दिया, मेटल के साथ जब रिएक्ट कराया तो वो तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर दिया। और जैसे ऑक्साइड की बात की तो देखते हैं कि ऑक्सीजन का कोई भी मॉलिक्यूल देंगे, और ऑक्सीजन का किस फॉर्म में देंगे, H2O की फॉर्म में देंगे, ठीक है। तो सिंपल, जब मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन होती है तो ऑक्साइड से याद रखेंगे कि O आ रहा है उसमें ऑक्साइड के साथ, तो वो वाटर का मॉलिक्यूल देता है, मीन्स ऑक्सीजन के साथ किसका अटैचमेंट है, हाइड्रोजन का। तो H2O मॉलिक्यूल्स ये देते हैं। H2O का आपका जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो H2O के देंगे, वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। एग्जांपल देख सकते हैं CuO प्लस में 2HCl, तो इनका जो सॉल्ट बनेगा CuCl2 और H2O का आपका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन आपका ये बनेगा। कलर भी आप इसका नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिटमस टेस्ट। अब लिटमस टेस्ट तो आपने देख ही लिया, बहुत सिंपल ट्रिक आपने देखी है। ABR हमेशा याद रखोगे, ABC नहीं पढ़ के ABR आपको पढ़ना है, ब्लू टू रेड। तो ब्लू टू रेड आपके हमेशा एसिड्स देते हैं। तो इस कंसेप्ट को आप क्लियर करके चलोगे। ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इन सारी रिएक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और यहीं पे बच्चे इन सब में मार खाते हैं। तो आपको मान नहीं खानी है, अपना नंबर पक्का करके चलना है। उसके बाद देखो आपके जो बेस होते हैं, बेस क्या रिएक्शन करते हैं। बेस का कंसेप्ट थोड़ा इजी हो जाता है। बेस जो होते हैं मेटल के साथ, अब जैसे इनका क्या हो गया, मेटल होगी आपकी, कोई भी मेटल का याद करो कि एसिड क्या बना रहे थे, मेटल के साथ। मेटल के साथ आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स होते हैं ना, तो सिंगल एक कोई चीज बनाते हैं, सॉल्ट तो हर केस में बनाएंगे, बट मेटल के साथ ये सिंगल चीज बनाते हैं। मेटल सिंगल फॉर्म में ही होती है,
तो उनके साथ एक तरह से देख सकते हो आप H2 सिंगल एक टाइप का है। ऐसे इस ट्रिक से साथ जा सकते हो आप। जैसे मेटल्स होते हैं ना, तो मेटल्स आपको पता है जैसे आपकी जिंक हो गई, सोडियम हो गई, पोटासियम हो गई, तो ये सारी मेटल्स ना सिंगल फॉर्म की तरह से एक तरह से एलिमेंट की फॉर्म में आपको मिलती है, सिंगल एक सिंबल की फॉर्म में। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो इन सभी के केस में H2 देते हैं, सिंगल फॉर्म का कोई भी जो कंपाउंड है या फिर आप मॉलिक्यूल बोल सकते हो, ये H2 देते हैं। ठीक है, जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2 देंगे, ये सिंगल की फॉर्म में होती है, तो सिंगल ही कोई भी आपका एलिमिनेट होता है, इसमें से गैस निकलती है जो H2 गैस निकलती है। तो ऐसे भी आप ट्रिक के साथ इसे याद रख सकते हो कि हमारी मेटल के साथ क्या बन रहा था। अब इसमें देखते हैं हम बेस के साथ, जैसे NaOH हो गया, Zn हो गया, तो Zn के साथ ये क्या बनाएगा, ये आपका सोडियम जिंकेट बनाता है, Na2ZnO2 प्लस में H2 गैस आपकी रिमूव आउट हो जाती है। देखो बेस जो होते हैं ना सभी के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ जो एक्टिव मेटल्स है उन्हीं के साथ ये रिएक्ट करते हैं। उसके बाद देखेंगे विद एसिड्स, एसिड के साथ तो हमने देख लिया बेस एसिड के साथ रिएक्ट करे या एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे, एक सॉल्ट बनेगा और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ये तो आप लिख के बार बार लर्न कर सकते हैं कि सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन आपका होता है। तो NaOH HCl NaCl देगा और H2O का आपका फॉर्मेशन होगा। वो जो बेस होते हैं और एसिड्स होते हैं उनमें आपको वाटर का निकालना है, और सॉल्ट तो हर केस में आपका बनता ही बनता है। उसके बाद देखो नॉन मेटल ऑक्साइड, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, अब नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होती हैं, जैसे आपकी क्लोरीन गैस हो गई, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन हो गया, ये सारी क्या होती है, नॉन मेटल्स होते हैं। तो अब नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना वो कैसे होते हैं, देखो जब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो एसिड के नेचर होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, कई बार आया भी है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो कैसा होता है, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक होते हैं, तब ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको लर्न रखना है इसे। उसके बाद देखो जब बेस होंगे नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे आपने नॉन मेटल ऑक्साइड आपने CaOH होल ट्वाइस लिया, उसके बाद आपने CO2 के साथ जब नॉन मेटल ऑक्साइड, अब C कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट देगा और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ऑक्साइड से आप याद रखोगे जो सेम उसमें ट्रिक हमने देखी थी, ऑक्साइड अगर है तो वो H2O मीन्स ऑक्सीजन का कोई भी कंपाउंड वहां से हमें मिलेगा। तो ये क्या मिलेगा, H2O यहाँ से ऑक्साइड के साथ देगा। अब इसके बाद जो इसमें दो रिएक्शंस है ना, एक तो कार्बोनेट वाली, हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट वाली, वो बेस नहीं देता है दोनों, तो वो चीज़ें इसमें नहीं पढ़ेंगे हम। उसके बाद देखो सोपी टच, ये थोड़े कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं, चिकने होते हैं, सोप जैसे होते हैं, जैसे आपके बेस होते हैं ना, डिटर्जेंट हो गया, सोप हो गया, सभी में आपके बेसिस ही यूज होते हैं, तो वो चिकने टाइप से एक तरह से होते हैं। बिटरेंट टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं, टेस्ट करके देखोगे तो इनका टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है। लिटमस टेस्ट हमने अभी देखा, BRB हमने एक इसके लिए ट्रिक देखी है, तो BRB हमारे क्या होते हैं, बेस रेड टू ब्लू हमारे चेंज करते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम करके चलेंगे। उसके बाद देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लाइन में लगाने के लिए आते हैं, डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ एक तरह से ताकत होती है, और ताकत क्या होती है, जो बहुत सारे एसिड्स होते हैं वो पानी के अंदर अगर कंप्लीट ब्रेक हो जाते हैं, H+ आयन को जितना इजीली वो इजीली दे सकते हैं वो इतने ही स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। जैसे मान लो आपने HCl को पानी के अंदर डिजोल्व किया, फटाफट से H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में वो ब्रेक हो गया, तो जितना इजीली वो ब्रेक हुआ और कंप्लीटली ब्रेक हो गया तो वो इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एसिड है। अगर मान लो आपके पास CH3COOH है, एसिटिक एसिड है, बट वो पार्शियली ब्रेक होता है, अच्छे से सारे H+ आयंस को आपको नहीं देता है। जैसे मान लो देखो आपने HCl लिया, HCl को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे ना तो H+ और Cl नेगेटिव फटाक से ब्रेक हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है, मीन्स बहुत ताकतवर हो जाता है, फटाक से H+ आयन दे देता है, तो स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहीं पे बात करें अगर हम CH3COOH की, अब ये जो होता है ना ये इतनी इजीली आपके सारे H को नहीं देता, ये क्या देता है, COO नेगेटिव और H+ में ब्रेक हो जाता है, मीन्स इसके पास H तो बहुत सारे थे लेकिन इसने दिया कितना, सिर्फ एक H+ दिया, बाकी के CH3 इसके ये जो आपका बच गई ना स्पीसीज, ये आपके नेगेटिवली चार्ज है, ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाती है। रेजोनेंस वगैरह हम अदर वीडियोज में देखेंगे जब 11th-12th को पढ़ेंगे, तो ये रेजोनेंस की वजह से जब स्टेबल हो जाती है तो बाकी के H+ को नहीं देती, मीन्स ये पार्शियली आयोनाइज्ड होती है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होती, सारे H+ को ये नहीं देती है। इट्स मीन ये क्या है, एक वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग और बेस का, स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट हम ऐसे क्लियर कर सकते हैं। अब देखो स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक एसिड्स कौन से होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, HCl होता है, H2SO4 होता है, HNO3
होता है। ठीक है, इनकी पीएच वैल्यूज़ को भी देखेंगे, पीएच वैल्यू से भी हम बता सकते हैं कि ये कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी वैल्यूज़ कितनी होती है। अभी हम सिंपल देखेंगे कि जो कंप्लीटली ब्रेक होते हैं ये वाले होते हैं तो स्ट्रॉन्ग है, जो पार्शियली होते हैं, जो अच्छे से ब्रेक नहीं होते, सारे एच को नहीं देते, तो वो आपका एस्टिक एसिड हो गया और आपका फॉर्मिक एसिड हो जाता है H2CO। ये आपका क्या है, H2CO3 है। फॉर्मिक एसिड तो आपका होता है SCOOH, तो फॉर्मिक एसिड भी आपका क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रॉन्ग और वर्सेस वीक बेस। अब ऐसे ही आप बेस को देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे, जो कंप्लीटली OH नेगेटिव को दे देंगे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और जो कंप्लीट OH नहीं देंगे वो आपके वीक हो जाएंगे। अब जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH, स्लेट लाइम, जिसे लाइम वाटर आप बोलते हो ना, ये बार बार आपके सामने आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। तो ये सारे क्या होते हैं, लाइम वाटर हो गया, NaOH हो गया, KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। उसके बाद है पार्शियली आयनाइज्ड कौन से होते हैं, पार्शियली जो होते हैं NH4OH और MgOH होल ट्वाइस। इसे आप याद रखोगे, बार बार आंट एसिड की तरह ये काम में आता है, तो इसे हम याद रखेंगे, अमोनिया क्लीनिंग वगैरह के काम में आता है। ये वीक होते हैं। अभी देखो इसमें एक हमारे पास एसिड टू वाटर की एक हमारे पास कंसेप्ट होता है कि जब आपको डाइल्यूट करना, डाइल्यूट का मतलब होता है उस चीज़ में वाटर को ऐड अप करना। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, उस चीज़ का अमाउंट। जैसे मान लो आपके पास ना HCl है, अब HCl कितनी क्वांटिटी में आपके पास H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कितने हैं, मान लो आपके पास जितने भी हैं उसमें आपने अगर इसमें 1 स्पून पानी डाल दिया, अब उस पानी के अंदर इनकी कंसंट्रेशन क्या है, जितने भी अब H प्लस और Cl नेगेटिव तो उतने ही रहेंगे, वाटर को हमने ज़्यादा ऐड कर दिया। अब मान लो उसी में हमने 1 गिलास पानी डाल दिया, 1 गिलास के अंदर भी वो 1 चम्मच आपका HCl है और 1 चम्मच के अंदर भी आपका थोड़ा, ऐसे मान सकते हो आपके पास ना 2 ड्रॉप है, 2 ड्रॉप HCl के आपने 1 स्पून के अंदर डाली और 2 ही ड्रॉप आपने 1 गिलास पानी के अंदर डाली, तो जो 1 स्पून है, 1 स्पून के अंदर आपके पास जो कंसंट्रेशन है, जो मात्रा है HCl की, वो कितनी है और 1 गिलास के अंदर कितनी है। इट्स मीन आपकी जो कंसंट्रेशन है ना स्पून के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा मॉलिक्यूल आपके HCl के हो गए, लेकिन जो 1 गिलास पानी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर अब HCl की क्वांटिटी बहुत कम पड़ गई, तो इट्स मीन वो वाला डाइल्यूट ज़्यादा है, मीन्स जिसके अंदर आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके ज़्यादा हो गए, आपने डाइल्यूशन को इंक्रीज कर दिया, एक तरह से वाटर को एडअप करना आपका होता है। अब इसमें दूसरा जो कंसेप्ट होता है, इसमें ये होता है कि कभी भी ना आपको एसिड के अंदर पानी को नहीं मिलाना है, कि एसिड आपने ले लिया कौन और उसमें वाटर को मिला रहे हो, तो वो क्या हो सकता है, आपके पास जो बीकर है ना वो फट सकता है, क्योंकि ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, बहुत सारी हीट इसमें से रिमूव आउट होती है। तो आपको करना क्या है, फिर जो वाटर है ना, वाटर के अंदर 1 ड्रॉप करके HCl मिलाया, सेक किया, फिर दूसरा ड्रॉप HCl मिलाया, फिर सेक किया, मीन्स पानी के अंदर आपको एसिड को मिलाना है। एक्सोथर्मिक तब भी होगी बट वो कंट्रोल्ड एक्सोथर्मिक होगी, बट अगर आपने एसिड के अंदर सीधा पानी मिला दिया ना, तो वो फिर फटाक से आपकी टेस्ट ट्यूब फट सकती है। तो यही चीज़ें हैं आपकी। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर स्लोली विद स्ट्रिंग, घुमाते हुए से मिलाना है। नेवर ऐड वाटर टू कंसंट्रेटेड एसिड, कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड जैसे H2SO4 हो गया, इसमें नहीं मिलाना है पानी को सीधा। वाई मिक्सिंग एसिड विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड द हीट रिलीज कैन कॉज स्प्लैशिंग ऑफ एसिड बर्न्स। डाइल्यूशन आपका क्या हो जाता है, डाइल्यूशन एक तरह से हो जाता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+OH आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन है उसका कम हो जाना, डाइल्यूशन वही होता है आपका, डाइल्यूट कर देना, ज़्यादा पानी को एडअप कर देना। उसके बाद देखो पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू से हम एग्जैक्ट देख सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है। पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच जो होता है पोटेंस, इसका जर्मन जो एक तरह से मीनिंग है वो पोटेंस का मतलब होता है पावर। पावर मीन्स पीएच की वैल्यू जो होती है वो होती है माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब आपके हाइड्रोजन जो आयन है ना उसका मतलब है आपके कितनी पावर के साथ है। एक तरह से इसकी जो रेंज होती है 0 to 14 होती है, आप देख सकते हैं 0 से लेके 14 तक इसकी वैल्यूज होती है। कलर भी आप देख सकते हैं, ये आपकी 0 से लेके जो 6 है ये एसिडिक होती है, और आपका 7 जो होता है वो ग्रीन कलर शो करता है, न्यूट्रल है, ना एसिडिक है ना बेसिक है। 8 से ये धीरे धीरे इंक्रीज करता है और बेसिक की तरफ बढ़ता है। जितना आप आगे जाओगे इतना ही स्ट्रॉन्ग बेसिक आप पाते जाओगे, कि जितना आप इधर साइड जा रहे हो तो इतना ही स्ट्रॉन्ग आप बेस बनाते जा रहे हो। यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, और इधर साइड जाओगे ना तो आप इतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बना रहे हो। इट्स मीन जितनी वैल्यू आपकी पीएच की कम होती जा रही है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनता जा रहा है। देखो इसे ना सिंपल आप जो आपकी वो होती है ना नंबर लाइन, उस नंबर लाइन से समझ सकते हो 0, 1, 2,
3, 4 ऐसे ही आपके इंक्रीज होते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में -1, -2, -3। आपने ये पढ़ा होगा कि जितनी वैल्यू आप कम करते जा रहे हो ना, इसमें जो वैल्यू है -3 की जो वैल्यू है, डिजिट आपको बड़ी दिख रही है बट इसकी जो वैल्यू है -2 से कम है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो वैल्यू है पीएच की जितनी छोटी होती जा रही है वो एसिड इतना ही स्ट्रांग होता जा रहा है। मीन्स जैसे कि एसिड जिसकी वैल्यू 1 होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, 2 होगी वो थोड़ा कम स्ट्रांग, 3 उससे कम स्ट्रांग, 4 उससे कम स्ट्रांग। मीन्स इसकी वैल्यू ऐसे कम स्ट्रांग होते होते 7 पे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। फिर उसके बाद उसकी बेसिसिटी थोड़ी इंक्रीज होती जाएगी और जिसकी वैल्यू 14 है बेस पीएच स्केल में, वो मोस्ट आपका स्ट्रांग एक तरह से बोल सकते हैं बेस होगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, गास्ट्रिक जूस जो होता है आपका HCl आपके पेट के अंदर एक तरह से बनता है, वो आपका होता है उसकी वैल्यू 1.0 से 1.5 और 2 तक भी इसे हम एक तरह से बोल सकते हैं उस तक होती है। लेमन जूस या विनेगर होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है, उसकी वैल्यू 2 से 3 हम बोल सकते हैं या 2 भी बोल सकते हैं कि 2 उसकी वैल्यू होती है। टोमेटो जो होता है उसके अंदर 4 होती है और प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस प्योर वाटर की जो हमारी पीएच की वैल्यू होती है वो 7 होती है। उसके बाद देखो जो हमारा ब्लड है, ब्लड की वैल्यू 7.35 से 7.45 तक हमारी हो सकती है, ये कई बार पूछ ले जाते हैं। सी वाटर जो होता है उसकी 8 से 8.5 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की तो कई बार पूछी गई है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। तो ये आपकी कितनी हो जाती है, ये 10 हो जाती है पीएच में वैल्यू। उसके बाद NaOH सॉल्यूशन जो होता है वो 13 से 14 होती है। तो NaOH को आप ना एक तरह से ऐसे देख सकते हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका एक तरह से बेस है। बेस जितनी वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस है। और एसिड इनमें से आप सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसे बोलोगे, HCl को एक तरह से बोल सकते हैं, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि इसकी वैल्यू जितनी छोटी होती जाएगी वो इतना ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये कंफ्यूजन आपको क्लियर करके चलना है कि एसिड की वैल्यू जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग, बेस की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग बेस। इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट। उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट फॉर पीएच इन एवरीडे लाइफ में हमारे क्या क्या पीएच होते हैं जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। जैसे जो बॉडी है ना, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है, बॉडी वर्किंग आपकी जो बॉडी है वो 7 से 7.8 पीएच की वैल्यू के अंदर आपकी वर्क करती है। जैसे आपने ब्लड का पीएच भी देखा होगा कितना है, 7 से ही था। तो ये आपकी जो बॉडी वर्क करती है वो 7 से लेकर 7.8 तक वर्क करती है। क्यों? क्योंकि ये ना एक तरह से न्यूट्रल का सा केस हो जाता है। तो न्यूट्रल का ऐसे केस में हमारी 7 से लेकर 7.8 तक हमारी बॉडी वर्क करती है। इसके बाद एसिड जो रेन होती है, एसिड रेन हमारी कम होती है। तो एसिड रेन की जो वैल्यू होती है हमारी वो, तो उसके बाद हम एसिड रेन को देखते हैं। देखो एसिड रेन जो होती है ना उसका पीएच अगर 5.6 से कम जाता है तो वो एसिडिक हो जाती है और वो एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं उनके लिए डेंजरस हो जाती है, उनकी उसमें मौत भी एक तरह से हो सकती है क्योंकि वो एसिडिक अगर ज़्यादा हो जाती है। तो एसिड रेन का डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आया है कि जो एसिड रेन होती है उसकी वैल्यू पीएच की वैल्यू कितने से कम हो जाए जब वो एसिडिक होती है। तो इसे ना आप याद ऐसे रखना, बहुत बच्चे इसे कर लेते हैं लेकिन लास्ट में भूल जाते हैं। 5-6 ड्रॉप्स ऐसे याद रखना कि 5-6 बूंदें आपकी बारिश में गिर रही हैं। 5-6 बूंदें जब आपकी गिर रही हैं तो आप ऐसे याद रखोगे 5.6 से जैसे ही कम होती है तो एसिड रेन आपकी जो रेन होती है वो एसिडिक हो जाती है, पीएच वैल्यू 5.6 से कम होती है। 5-6 बूंदें आप याद रखना। इसमें कंफ्यूजन होता है क्योंकि टूथ दिखे का एक क्वेश्चन भी आपका आता है, अभी टूथ दिखे को देखेंगे तो इन दोनों में कंफ्यूजन कई बार हो जाता है तो बच्चे इसे गलत कर देते हैं। तो ऐसे याद रखना 5-6 ड्रॉप हैं। उसके बाद देखो जो प्लांट्स होते हैं ना, कुछ ही वैल्यू पीएच वैल्यू के अंदर उनकी ग्रोथ होती है। जैसे बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये फसल नहीं होती, वहाँ पे वो फसल नहीं होती। तो इसका क्या रीजन होता है कि पीएच वैल्यू कितनी किस फसल को चाहिए तो वो उसी में ग्रो करती है। तो अगर आपके ना एसिडिक सॉइल हो जाती है, एसिडिटी उसमें बढ़ जाती है तो वो उसको कम करने के लिए हम कैल्शियम कार्बोनेट को क्लाइम जो होता है ना एक तरह से, या फिर आपका जो लाइम वाटर है, इन दोनों को यूज कर सकते हैं। चूना जो होता है आपका, तो उससे एसिडिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बेस का काम करते हैं तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं और हमारी फसल इफेक्टिव बनती है। उसके बाद अगर बेसिक सॉइल हो जाए, अगर बेसिसिटी भी बढ़ जाए तो भी वो अच्छी नहीं होती है, तो उसमें हम जिप्सम और आपके खाद वगैरह उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद देखो डाइजेशन, हमें पता है स्टोमक के अंदर HCl हमारा मिलता है और उसकी वैल्यू जो होती है 1 से लेकर 2 तक एक तरह से ये वेरी करती है। तो मोस्टली हम इसे 1 लेके चलते हैं, तो यहाँ 1.5 से 2 दिखा रखी है।
तो ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करती है। एसिडिटी के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटासिड्स यूज करते हैं, अभी हमने देखा था, जैसे कि हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज कर लिया। ये बेसिक इन नेचर होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, हमें पता चल ही रहा है कि OH दे रहा है, इट्स मीन ये बेसिक इन नेचर है और एंटासिड की तरह काम करता है। उसके बाद देखो टूथ डिके का क्वेश्चन बहुत बार आता है। टूथ डिके जो होता है, कितनी पीएच वैल्यू कम हो जाती है जिसकी वजह से टूथ डिके होता है। आपका एक क्वेश्चन DSSB वगैरह बहुत सारे एग्जाम्स में आया है कि जो पीएच वैल्यू होती है ना 5.5 से अगर कम हो जाए तो टूथ डिके होता है। तो देखो इसे कैसे याद रखोगे, आपके जो टीथ होते हैं ना, आपके जो टीथ है तो वो टीथ आपके एक जैसे ही दिखाई देते हैं, आपको सेम से ही होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, थोड़े बहुत साइज ही ऊपर नीचे होता है, तो आपको कैसे दिखाई देते हैं, एक तरह से सेम ही तो होते हैं व्हाइट कलर के। तो सेम से आप याद रखोगे 5.5 सेम वैल्यू होती है। अगर पीएच की वैल्यू इससे कम हो जाए, ज्यादा नहीं, इससे अगर कम हो जाती है, कम होते ही आपका क्या हो जाता है, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, मीन्स इससे ऐसे साइन लगाओगे कम के लिए। उसके बाद देखो सेल्फ डिफेंस में कैसे याद करोगे, जैसे आपको ना आंट ने काट लिया, तो आंट जब काटती है ना तो वो एसिड आपकी बॉडी के अंदर डाल देती है। अब कौन सा एसिड डालती है, फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर वो डालती है, जिसका फॉर्मूला होता है COOH। ये वाला एसिड जैसे ही उसने डाला तो हम उस पर क्या अप्लाई करेंगे, कोई बेस अप्लाई करेंगे। अब वो कौन सा बेस अप्लाई करेंगे, आप उसमें कोई सा भी बेस, जैसे आंट एसिड के लिए आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एसिडिक जैसे ही उसने डाला तो बेस आप अप्लाई करोगे। उसके बाद नेटल लीव्स जो होती है ना, वो भी आपका क्या करती हैं, मिथेनोइक एसिड हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देती है। और मिथेनोइक एसिड भी आपका क्या हो जाता है, ये फॉर्मिक एसिड ही होता है, नाम चेंज करके कई बार आपके आ जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। मीथेन का मतलब होता है एक कार्बन, एक कार्बन वाला एसिड कौन सा है आपका SCOOH, यही तो है, तो ये आपका मिथेनोइक एसिड ही हो जाता है। तो यही फॉर्मिक एसिड आपका एक तरह से नाम बदल के आपके कई बार आ जाते हैं, तो इस चीज को कंफ्यूज नहीं होना है। कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है ना, वो टूथ एनामल में मिलता है आपका। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला देख सकते हैं। अब ये क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपकी बॉडी के अंदर। अगर इसका pH 5.5 से कम जाए, वही वैल्यू आपकी टूथ की बात कर रहे हैं तो 5.5 पे सेम पे ध्यान रखना है। pH अगर 5.5 से कम जाता है तो आपके टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखो आपके सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी आपने देखा एसिड और बेस दोनों को बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, दोनों के आपस में रिएक्शन करा देते हैं तो वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, इफेक्ट उसका न्यूट्रल हो जाता है। अब बहुत सारे सॉल्ट हमारे पास हैं, जैसे क्लोराइड फैमिली के देखते हैं तो हमारे पास क्या सॉल्ट है, NaCl, KCl, CaCl2, NH4Cl, ठीक है, ये वाले हो जाते हैं। सल्फेट फैमिली के अगर सॉल्ट देखें तो Na2SO4, K2SO4, CuSO4, ZnSO4, ये सारे सॉल्ट आपके बनते हैं। जैसे आपने एसिड क्या लिया था, जैसे आप मान लो आपने एसिड लिया है HCl और बेस लिया है आपने NaOH, ये आपका बेस है, दोनों की आपने रिएक्शन करा दी तो आपका क्या बन गया, NaCl। NaCl मीन्स आपका सॉल्ट मिल गया, सोडियम क्लोराइड, और उसमें से आपका वाटर रिमूव हो गया H2O। तो इस तरह से आपके सारे सॉल्ट्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। एक एसिड लिया आपने, बेस लिया और सॉल्ट का फॉर्मेशन करा दिया। ये उनकी फैमिली हो जाएगी कि सोडियम वाले से कौन से बनते हैं, कैल्शियम की फैमिली से कौन से बनते हैं, ठीक है, ये सारे आपके सॉल्ट्स हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट आपके कौन से होते हैं, जिनका pH 7 हो। ये चीज हमने देख ली कि pH अगर 7 है तो वो चीज क्या हो जाती है, आपकी न्यूट्रल हो जाती है। तो सॉल्ट भी ना, ये क्वेश्चन आपका बनता है कि 3 तरह के होते हैं सॉल्ट। ऐसे नहीं है कि सारे न्यूट्रल ही होते हैं, एसिड बेस को जब आपने रिएक्ट कराया तो हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ऐसा नहीं होता। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आप रिएक्ट कराते हो ना तो न्यूट्रल सॉल्ट आपका बनता है। न्यूट्रल का मतलब आपका क्या है, एक तरह से जैसे आप मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने HCl उसमें से जितने ही निकले, और ऐसे ही आपका बेस है OH नेगेटिव, उसमें से जितने ही निकले, अब सभी ने ना सभी का इफेक्ट न्यूट्रल कर दिया, मीन्स जीरो कर दिया। pH की वैल्यू कितनी हो गई, एक तरह से आपकी जीरो हो गई, तो वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका है कि अब एसिडिक कैसे होंगे। मान लो आपने ना स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड तो ले लिया आपने HCl, और जो बेस ले लिया ना वो आपने ले लिया वीक। अब बेस आप वीक कोई सा भी ले सकते हो, जैसे आपको पता है आपके फॉर्मिक एसिड वगैरह जो बेस होते हैं वीक ही होते हैं। तो अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन कराओगे ना, तो जो जितने भी H पॉजिटिव आपके बने हैं, क्योंकि ये तो आपका स्ट्रॉन्ग था, तो H+ आयंस जो होंगे ना वो ज्यादा हो जाएंगे, फॉर्मिक एसिड उसे सभी को न्यूट्रल नहीं कर पाएगा, तो जो बेस का फॉर्मेशन होगा वो एसिडिक होगा। तो इस कंसेप्ट को आप क्लियर करके चलोगे कि ये जब एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है और वे बेस जो है वो आपका वीक है, तो आपका जो सॉल्ट है हमेशा एसिडिक इन नेचर बनेगा, क्योंकि H+ आयंस उसमें ज्यादा हो जाएंगे। उसके बाद देखो, अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है,
स्ट्रॉन्ग बेस है और जो एसिड है वो आपका वीक ले लिया आपने, स्ट्रॉन्ग एसिड जो लिया वो वीक लिया, तो आपका जो सॉल्ट बनेगा ना वो आपका क्या बनेगा, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है उसी के फेवर में जाएगा, और तो वो आपका जो सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे क्योंकि क्वेश्चन आपका बनता है, क्वेश्चन मैं आपको दूंगी वो आपको सॉल्व करना है इसी बेस पर, ठीक है। अब उसके बाद पीएच वैल्यू जो एसिडिक होगा तो उसकी वैल्यू तो 7 से कम हो जाएगी क्योंकि पीएच वैल्यू हमेशा 7 से कम होती है एसिड की, और जो बेस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू जो होगी वो 7 से ग्रेटर आपकी हो जाएगी। और न्यूट्रल जो होते हैं उनकी पीएच वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, पीएच वैल्यू सॉरी 0 लिख दिया था 7 होगी, पीएच वैल्यू कितनी होती है न्यूट्रल के केस में आपकी कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है, ठीक है। तो पीएच वैल्यू लेस देन 7, ग्रेटर देन 7 एंड 7 पे आपका न्यूट्रल हो जाता है। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसमें आपके कॉमन साल्ट जो होता है NaCl, ये आपको कैसे मिलता है, ये सी वाटर में मिलता है और एवापोरेशन से आपको मतलब एवापोरेशन से आप इसे निकाल सकते हैं, सी वगैरह से आपका जो नमक मिलता है। अब उसके बाद देखते हैं जो PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं, जैसे आपका ये यूज़ है, जैसे सॉल्ट का किस में यूज़ होता है, कुकिंग, प्रिजर्वेटिव, रॉ मटेरियल में, और आपकी क्लोरो-एल्कली प्रोसेस में, सॉल्वे प्रोसेस में, ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरो-एल्कली जो प्रोसेस है इसे अभी डिटेल में देखेंगे कि इन चीज़ों में हमारा कॉमन सॉल्ट यूज होता है। देखो ये आपकी क्या होती है, जैसे NaCl आपका है, NaCl में आप जैसे ही H2O को ऐड करते हो तो ये किसमें ब्रेक होता है, 2NaOH बनाता है, Cl2 निकल जाती है और हाइड्रोजन गैस आपकी रिमूव आउट हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, या क्या हो जाती है, क्लोर-एल्कली प्रोसेस। अब क्लोर का मतलब क्या है, इसमें है क्लोरीन गैस निकलती है, और एल्कली का मतलब है कोई एल्कलाइन निकलता है, जैसे आपका क्या निकला NaOH। तो एल्कलाइन आपने अभी देखे थे कि एल्कलाइन आप क्या होते हैं, आपके जो बेसिस आपके वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें एल्कलीज बोलते हैं। तो NaOH आपका बनता है, एल्कली बनता है इसमें, और क्लोरीन गैस निकलती है, तो इसे इसलिए क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस भी एक तरह से बोला जाता है। अब जैसे इसमें देखो क्या क्या मिला आपको, NaOH मिला, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, 3 चीज़ें को फॉर्मेशन हुआ। अब तीनों चीज़ों का फॉर्मेशन कैसे होता है, देखो NaCl2 जो होती है ना, इसमें कैथोड और एनोड, जब इसका जो सेटअप बनाया जाता है तो इसमें कैथोड और एनोड लगाई जाती है। जो कैथोड होती है ना, ये आप समझ सकते हैं कि कैथोड जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, एनोड जो होती है वो नेगेटिव होती है। एनोड ऐसे याद रखोगे नेगेटिव, तो एनोड जो होती है नेगेटिव पोर्शन होता है, तो इस पर कौन जाकर लिबरेट होगा, तो इस पर एक तरह से जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा वही होगा, और पॉजिटिव चार्ज किसके पास है इनमें से, हाइड्रोजन गैस के पास। मीन्स हाइड्रोजन जो गैस होती है वो लिबरेट होती है आपकी एनोड पे, यहाँ से समझ सकते हैं। कैथोड आपकी सॉरी एनोड नेगेटिव आपकी कैथोड होती है, सॉरी कैथोड आपकी जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो इस पर हाइड्रोजन लिबरेट होगा, और जो एनोड होती है वो आपकी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। जब एनोड आपकी पॉजिटिव होती है तो पॉजिटिव पे आपका कौन सा जाएगा, नेगेटिव वाला पोर्शन, और नेगेटिव किसके पास है, क्लोरीन नेगेटिव के पास, तो ये इस पे क्या हो जाएगा, जाके क्लोरीन लिबरेट होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एनोड जो होता है, एनोड पे आपका क्लोरीन जाता है क्योंकि वो पॉजिटिव होती है, और हाइड्रोजन जो जाता है वो कैथोड पे जाता है क्योंकि वो नेगेटिव होती है। और इनके यूजेस हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। जो NaOH है वो किस में यूज होता है, सोप, डिटर्जेंट में, पेपर बनाने में, आर्टिफिशियल पेपर बनाने में। आपकी जो क्लोरीन गैस है वो PVC बनाने में, ब्लीच में, वाटर ट्रीटमेंट में और पेस्टिसाइड्स बनाने में। उसके बाद हाइड्रोजन जो है फ्यूल, अमोनिया, हाइवर जो प्रोसेस आपकी हाइवर प्रोसेस होती है उसमें, और मार्जरीन, फर्टिलाइजर बनाने में आपकी हाइड्रोजन गैस यूज होती है। तो एक बार यूजेस को भी आप देख लोगे इसके। उसके बाद आ जाते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर, जो इसके सॉल्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। सॉल्ट इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आपके सबसे ज़्यादा बनते हैं। अब सॉल्ट्स इसमें क्या होता है, ये आपका है कौन सा सॉल्ट है आपका, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का आपको याद रखना है, ब्लीचिंग जो पाउडर होता है ना ऐसे याद रखना है, उसमें क्लोरीन गैस आपकी होती है ब्लीचिंग पाउडर में। तो इसमें इसका जो फॉर्मूला हो जाता है CaOCl2 हो जाता है। किससे मिला के बनाते हैं हम इसे, एक तरह से आपका जो लाइम वाटर है, स्लेट लाइम, और Cl2 उसमें से पास कराई जाती है तो आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है, और H2 आपका रिमूव आउट हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, किस में यूज होता है, एक बार यूजेस देख लेंगे। ये किस में यूज होता है, आपका कॉटन लाइनिंग, जो ब्लीचिंग जो कॉटन होता है ना, कॉटन का जो कलर वगैरह होता है, तो कलर आपको एक तरह से क्या कर देता है, उसको रिमूव कर देता है, वाइट कर देता है उन्हें। वो वुड पल्प में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में, और ये आपका ड्रिंकिंग वाटर को साफ करने में भी काम आता है। वो इसके जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उन्हें सभी को किल कर देता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी लेबोरेटरीज में यूज करते हैं, और क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका काम होता है।
तो इसे याद रखोगे नेम से, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन यूज होती है जो कि आपके एक तरह से क्या होते हैं, जर्म्स वगैरह को मारने के काम आती है, क्लीनिंग के काम आती है। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका वही होता है कलर को उड़ाने के लिए, एक तरह से याद रख लेना। कलर को उड़ाने के लिए जब यूज होता है तो इसमें क्लोरीन वाला कंसेप्ट होता है, क्लोरीन के साथ कैल्शियम आता है आपका, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो NaCO3 होता है। अब बेकिंग सोडा कैसे फॉर्म होता है, NaCl, H2O और CO2 को NH3 के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास NH4 और NaHCO3 बेकिंग सोडा आपका फॉर्म होता है। अब बेकिंग सोडा किस में काम आता है, तो एंटासिड में, बेकिंग खाना वाना बनाने में, जैसे आपके केक वगैरह हो गए ना उन्हें फ्लफी करने में, क्योंकि इसमें से CO2 रिलीज हो जाती है बबल्स की फॉर्म में। सोडा एसिड, फायर एग्जिट जो आपके वो होते हैं उनमें भी काम आता है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट बनाने में और उनमें भी ये यूज होता है। एक बार इसके यूजेस को देख लोगे। उसके बाद देखो वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 होता है, जो आपके कपड़े वगैरह धोने के काम आता है, वही वॉशिंग सोडा होता है। वॉशिंग पाउडर से ही इसे बनाया जाता है आपका, एक तरह से वो आपका बेकिंग सोडा से ही इसे बनाया जाता है 2NaHCO3। इसे हीटअप करेंगे तो Na2CO3 H2O CO2 का इसमें फॉर्मेशन होता है। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वॉशिंग सोडा आप ऐसे याद रख लेना, जब वॉशिंग सोडा है कपड़े धोने का काम कर रहा है तो इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वाटर आपको क्या करना है, वाटर के अंदर ही कपड़ों को धोना है। तो वो ऐसे याद रखना, वाटर के मॉलिक्यूल्स तो इसके अंदर होते ही हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स इसमें वाटर के होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 के 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के। किसमें काम आता है, ग्लास इंडस्ट्री बनाने में, बोराक्स के सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में आता है ये आपका। उसके बाद डोमेस्टिक क्लीनर और लैब में भी इसे हम यूज करते हैं। ठीक है, यूजेस को एक बार देख लेना। जैसे इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, POP जिसे बोला जाता है, अभी इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O। जिप्सम से इसे फॉर्म किया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2 H2O होता है। जैसे ही इसे हीटअप करते हैं तो इसमें से आपका ना कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के रिमूव हो जाते हैं, तो आधा मॉलिक्यूल बचता है आपका वाटर का। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार यहाँ पे कॉपर लगा देते हैं, कॉपर नहीं लगाना है। ये कैल्शियम का आपका फॉर्मेशन होता है आपका CaSO4 × में ½ H2। अब देखो इसके यूजेस क्या होते हैं, हॉस्पिटल में से यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता है, और टॉयज वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। और दांत वगैरह की जो शेप होते हैं ना, जैसे किले है तो किले में अगर आप दांत का शेप बना दोगे वो एज इट इज उसमें छप जाता है कि कैसा है। तो उस तरह से दांत के जो शेप साइज आपके आर्टिफिशियल अगर टीथ लगाने हैं तो वो डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं। उसके बाद आपकी जो हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है, क्योंकि ये पानी के साथ बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जहाँ से PYQ आपके क्वेश्चंस आए हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है किसी भी आपके मॉलिक्यूल के अंदर वाटर का एडिशन। जैसे आपने अभी देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर जिसमें ½ वाटर मॉलिक्यूल्स था, तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ½ मॉलिक्यूल्स वाटर का। ऐसे ही आपने देखा आपके वॉशिंग जो सोडा होता है Na2CO3 होता है, उसमें 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के एडअप होते हैं, तो वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिन्हें आप लर्न कर सकते हैं। जैसे CuSO4 होता है, CuSO4 जो होता है ये ब्लू विट्राइल एक तरह से इसे बोल सकते हैं, क्योंकि ना Cu जो कॉपर सल्फेट होता है इसका ब्लू कलर होता है। तो इसमें 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, तो ये आपका जो ब्लू विट्राइल है तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें 5 दे रखे हैं, तो इसे ही आप क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स के इसमें प्रेजेंट है। FeSO4 × 10H2 होता है। जो फेरस होता है आपका, एक तरह से फेरस सल्फेट जो है उसका कलर को क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। तो इसके अंदर 7 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये भी आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब उसके बाद देखेंगे Na2CO3 आपका जो होता है, ये इसमें भी आपके 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। CuSO4 ये आपका जिप्सम है, इसमें भी 2 है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में ½ होते हैं। ऐसे ही आपके MgSO4 की बात करें तो उसमें भी 7 H2O होते हैं। तो इसे आप क्या बोलते हैं, एप्सम सॉल्ट एक तरह से बोल सकते हैं। इसमें के अंदर 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसमें कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं जहां से आप इन्हें फिर डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। NaCl जो होता है इसके अंदर कोई भी आपका मॉलिक्यूल नहीं होता। तो इसमें क्वेश्चंस भी आए हैं कि किसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, किस तरह से होता है। तो सारे फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप उसे आराम से पिक कर सको।
अब देखो नेक्स्ट में आपको क्या देखना है, न्यूट्रलाइजेशन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में आप देख सकते हैं जो चीज़ें आपने देखी, एंडाइजेशन में आपने देखा, जो सॉइल ट्रीटमेंट में आपने देखा, अंट वगैरह आपको काटती है तो उसमें भी हम कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, और वास्प सिटिंग हो गया, टूथपेस्ट हो गया, फैक्ट्री आपके इन्फ्लुएंस हो गया। देखो टूथपेस्ट का जो है, जहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, टूथपेस्ट जो होता है उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, तो इसे जस्ट एक बार आप इन्हें पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके PYQs फोकस जो हैं, आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो किस बेस पे होते हैं, तो उन चीज़ों को आपको एक बार देखना है। जो 7 वैल्यू होगा वो न्यूट्रल का होगा, 7 से कम होगी वो एसिडिक होते हैं, और जो 7 से ज़्यादा होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं। ठीक है, तो अब इनकी जो pH वैल्यूज हैं वो आप देख सकते हैं, NaCl की कितनी होगी, और इसमें NH4HCl की, FeCl3 की। यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है, जो FeCl3 होता है उसके अंदर जो एसिडिक वैल्यू होती है वो 7 से कम होती है pH वैल्यू, तो वो एसिडिक इन नेचर होगा। सॉल्ट अभी आपने देखे थे वो एसिडिक इन नेचर हो सकते हैं, बेसिक इन नेचर हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, मतलब तीनों ही केसेस सॉल्ट के आपके बन सकते हैं। अब ये दोनों जो आपके हो जाते हैं Na2CO3 और CH3COONA, ये आपके जो होते हैं बेसिक इन नेचर होते हैं। अभी आप एसिडिक स्ट्रेंथ को समझ गए हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी किस तरह से होती है। जैसे HCl हो गया, H2SO4 HNO3, तीनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। H3PO4 CH3COH H2CO3 जो होते हैं ये आपके क्या हो जाते हैं, एक तरह से वीक हो जाते हैं, और इनका सीक्वेंस क्या होगा, कई बार सीक्वेंस लगाना आ जाता है तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपके ऑब्जर्वेशन जो NCERT एक्टिविटी से है, जस्ट एक बार पढ़ लेना, वही आपके टेस्ट वगैरह है कि किसकी किसके साथ रिएक्शन होती है तो किस किस का फॉर्मेशन होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वही चीज़ें आपके। उसके बाद आ जाता है आपका NCERT हाइलाइट्स, जिन्हें ना आप एकदम लास्ट की जो 2-3 स्लाइड है, इन्हें आप एग्जाम टाइम में भी अगर पूरे चैप्टर को ना पढ़ के इन्हें भी रिवाइज करते हैं ना, तो ये 3 से 4 स्लाइड आपको इसलिए दी गई हैं कि इन सारी स्लाइड को अगर आप एट ए ग्लेंस आप देख लेते हैं जस्ट इन्हें, तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ये आपके रिवीजन के लिए एक तरह से हैं। इसके बाद सॉल्ट आपके दे रखे हैं कि कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, सारे सॉल्ट आपने पढ़ लिए हैं, तो उन्हीं को एक बार एक स्लाइड के अंदर आपको कंबाइन करके दे दिया है कि आपका रिवीजन इससे फास्ट हो जाए। उसके बाद आपका दे रखा है एट ए ग्लेंस समरी, मीन्स आपको बिल्कुल ही जस्ट ऊपर से 1 या 2 पेज में देखना है पूरे चैप्टर को, तो ये जस्ट आप 1 पेज में भी इसे देख सकते हैं कि मेन पॉइंट्स हमें इसमें से क्या क्या पढ़ने हैं। उसके बाद देखते हैं हम एस्टेट क्विक रिवीजन में भी आप ये इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं। ये 3 से 4 स्लाइड हैं, आप इनमें से भी आपको कुछ ऐसे दे दी गई हैं कि 1 या 2, लास्ट वाली जो 2 हैं इन्हें भी पढ़ लेते हो ना, तो आपके पूरे चैप्टर का एक तरह से रिवीजन हो जाता है। इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें कर दी हैं। उसके बाद सब्सटेंसेस, प्रॉपर्टीज और उनकी एप्लीकेशंस, इसमें कोई पॉइंट है तो सारे पॉइंट्स को आप एक बार जस्ट पढ़ सकते हैं, इससे आपके आंसर्स आराम से बिल्कुल सही बनेंगे। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चंस को। देखो कौन से क्वेश्चंस हमारे अभी तक आए हैं। एस्टेट में 2018 में आपका क्वेश्चन बना था, क्या क्वेश्चन बना था, आपको मैच करना है। क्या मैच करना है, देखो ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का आपने फॉर्मूला देख लिया, क्या होता है CaOCl2, यही था आपका ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग सोडा आपका क्या था, बेकिंग सोडा का भी आपने देखा NaHCO3, यही फॉर्मूला है आपका। अब उसके बाद आपका वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू में 10H2O, ये आप याद रखोगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका क्या था, ये आपका CaSO4 इंटू में 12H2O, यही चीज़ आपने देखी थी। सारे फॉर्मूलेज आपको टिप्स में लर्न होने चाहिए। उसके बाद आप देखो इसमें क्या आपको मैच करना है कि ये किस किस में यूज होते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो ये आपका किस में यूज होता है, फॉर मेकिंग टॉयज बनाने के लिए आपने यूजेस देखे इसके। उसके बाद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने कहाँ पे यूज किया था, और उसके बेकिंग सोडा एक तरह से हम बोल सकते हैं बेकिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर डीकलराइजेशन के लिए यूज होता है, तो कलर हटाने के लिए बेकिंग पाउडर एक तरह से ब्लीचिंग पाउडर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है क्या है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के लिए कौन सी एप्लीकेशन दे रखी है आपकी, आंट एसिड की तरह काम करता है आपका बेकिंग सोडा, तो आंट एसिड में जा सकते हैं हम। उसके बाद आपका क्या है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा जो होता है ना प्रिपरेशन ऑफ ग्लास के काम आता है, ठीक है। तो आप जो भी आपका इसके साथ मैच कर रहा है तो उसे आप टिक कर सकते हैं। जैसे आपका ए किसके साथ मैच कर रहा है, ब्लीचिंग पाउडर आपका एक तरह से डीकलराइजेशन, ए जो हो गया वो आपका 3 के साथ, A3 के साथ इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों में है। उसके बाद आपका बेकिंग सोडा जो हो गया B, बेकिंग सोडा आपका किस में यूज हो रहा है, एंटासिड 4th, B मीन्स 4th, इसका मतलब B ऑप्शन के साथ आप जाओगे और ये आपका आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट।
तो एक एक ऑप्शन को, एक एक यूज को, इनको एक बार जस्ट आपको देख लेना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट आपको पता है NaCl होता है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन होती है। इट इज यूज एज ए प्रिजर्वेटिव, क्या प्रिजर्वेटिव में काम आता है, अचार वगैरह में ये प्रिजर्व करने के काम आता है, लॉन्ग टाइम तक वो चलते हैं। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Na मेटल एंड Cl2 इलेक्ट्रोलिसिस मॉर्टल स्टेट, ये इसमें भी ये यूज होता है। इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक, कास्टिक सोडा बनाने में भी NaOH, अभी हमने देखा था कि NaOH फॉर्मेशन में भी NaCl यूज होता है। उसके बाद इट इज यूज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। सॉल्व जो प्रोसेस होती है उसमें बेकिंग सोडा और जो आपका वॉशिंग सोडा होता है, दोनों में भी ये यूज किया जाता है। इट्स मीन ऑल ऑफ द अबव, इसका जो आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। एसिडिक स्ट्रेंथ इनमें सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो देखो इसमें ना हमारे पास HCl, H2SO4 वो सारे नहीं दे रखे, तो इसमें जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगी मीन्स जो इजिली H+ आयन को दे देगा। अब इसके बाद ना इसमें जो आंसर होगा वो आपका D होगा। वो किस तरह से होगा, क्योंकि ना आपका जो CH3COOH होता है एक तरह से, वो आपका क्या होता है, तो ये आपका क्या होता है, जैसे ही आप ये CH3CO नेगेटिव बनाएगा और ये H+ आपका रिमूव आउट हो जाता है, तो ये क्या करता है, एक तरह से आपका रेजोनेंस शो करता है और ये स्टेबल आपका आयन दिखाता है। तो स्टेबल जब ये बनाता है तो ये क्या मतलब है, इसका मतलब है H2CO3 से थोड़ा स्ट्रांग होता है। ये इतना स्टेबल नहीं बना पाता। H2CO3 जो होगा ना, इसका जो डीलोकलाइजेशन होगा, एक तरह से जो चार्जेज होते हैं ना, चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा आपका, यहाँ से नेगेटिव चला जाएगा, तो ये एक तरह से क्या होती है आपकी कॉन्जुगेशन दिखाता है। तो कॉन्जुगेशन का जो केस बनता है H2CO3 के केस में नहीं बनता, तो ये इसे थोड़ा सा वीक हो जाता है। और C6H5 का क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर आपका OH होता है, तो जैसे ही यहाँ से H रिमूव आउट होगा ना, तो ये क्या बनाएगा, ये फिनोक्साइड आयन बना लेता है। अब फिनोक्साइड आयन जो बनाता है तो इस पे क्या आ जाता है, वो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जब यहाँ से जाएगा तो एक बार नेगेटिव यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये कार्बन पे इतना ज्यादा भी इसे बियर करना पसंद नहीं करता। बेंजीन रिंग कार्बन पे नेगेटिव चार्ज इतना क्या करता है, वो नेगेटिव चार्ज को इतना पसंद नहीं करता, मीन्स उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी इसको सूट नहीं करता, तो ये भी थोड़ा इससे क्या हो जाता है, वीक एसिड हो जाता है। ऐसे H2O जो होता है आपका, तो H2O जो होता है, H2O में जैसे ही H+ इसमें से रिमूव आउट होता है, तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटाइजेशन होता है, तो ये भी ये बेंजीन रिंग से थोड़ा कम हो जाता है। और C2H2 तो आप जानते हैं कि ये आपके क्या होते हैं, इस तरह से कुछ फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ से H+ अगर जाएगा तो इसमें तो कोई भी स्टेबिलिटी का केस बनता नहीं है, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, वीक एसिड एक तरह से हो जाता है। ये कंसेप्ट आपका 11th-12th से जाता है, तो उसमें ही इसे एकदम डिटेल से देखेंगे कि आपका +R इफेक्ट क्या होता है, -R इफेक्ट क्या होता है, +I इफेक्ट क्या होता है, और इनकी वजह से एसिडिटी और बेसिडिटी कैसे, बेसिसिटी आपकी कैसे इफेक्ट होती है। तो ये सारे कंसेप्ट उसमें पढ़ेंगे। अभी हम इसमें देखेंगे कि इसका जो ऑप्शन होगा हमारा D होगा, और उसमें थोड़ा सा आपको समझ भी आया होगा इसमें से। अब उसके बाद देखो, जब pH ऑफ एक्वा सॉल्यूशन FeCl3, FeCl3 जो होता है वो एसिडिक सॉल्ट है। ये एक तरह से क्या है, आपका सॉल्ट है, और ये कैसा सॉल्ट है, जिसकी pH वैल्यू जो है वो कितनी है, 7 से कम है। 7 से pH वैल्यू 7 से कम है, तो 7 से कम है तो ये कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो इसमें कैसे लिखोगे आप भी, <7 7 से कम होगी pH वैल्यू तो एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे द एलिमेंट विच इज नॉट कॉमन बिटवीन द कंपाउंड कॉल्ड बेकिंग सोडा एंड सोडा एस। देखो बेकिंग सोडा जो होता है आपका वो क्या होता है, NaHCO3, और जो सोडा एस का फॉर्मूला होता है ना वो होता है आपका Na2CO3। तो इन दोनों में क्या कॉमन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों में किसका डिफरेंस है फॉर्मूलेज में। तो इसमें देखो हाइड्रोजन नहीं है, इसके अंदर हाइड्रोजन नहीं है, इसके अंदर हाइड्रोजन है। बेकिंग सोडा का आपको फॉर्मूला पता है तो आप इसे इजीली कर लोगे। तो इसमें हाइड्रोजन का डिफरेंस है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आया है, ये रिपीट भी आपका हुआ है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग है सॉल्ट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप समझ गए होंगे, इट्स मीन जिनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखो किसके अंदर, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको फॉर्मूला आराम से आप बना सकते हो, इसका क्या है, NaHCO3, यही है बेकिंग सोडा। ब्लू विट्राइल आपको पता है कि आपने कौन सा कलर देखा था जिसका ब्लू था, कॉपर वाला था, CuSO4 यही था। और कितने मॉलिक्यूल्स से, 5H2O, 5 ही थे इसमें,
इसके बाद वॉशिंग सोडा आपको पता है Na2CO3 होता है और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के? 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं। जिप्सम जो होता है आपका वो क्या होता है? CaSO4 होता है और जिप्सम में 2H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जिप्सम में आप ऐसे याद रखना, जिप्सम जो होते हैं ना आपके एक तरह से उसमें 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के होते हैं, तो इसे याद रख लेना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होती है POP में आपका हाफ मॉलिक्यूल वाटर का होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो इसमें आप देखो, अब इसमें क्या है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन किसमें नहीं है, वाटर के मॉलिक्यूल्स किसमें एडप्ट नहीं है फॉर्मूले के अंदर, तो वो किसमें नहीं है? NaSCO3 के अंदर नहीं है। तो आंसर जो होगा आपका वो ए होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इन एन एक्सीडेंट इन ए स्कूल लैब ए लार्ज सैंपल ऑफ एक्वास सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज स्पिल्ड। इसने बोला है NaOH का एक सॉल्यूशन है जो फैल गया है, और NaOH हमें पता है इसका जो pH वैल्यू होती है एक तरह से 14 के आसपास होती है, तो ये एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम इसे? स्ट्रॉन्ग बेस। ये क्या है? pH वैल्यू अगर 14 के आसपास है तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग बेस है। और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसमें आप क्या करोगे, आपको क्या मिलाना है कि रिएक्शन लैब के अंदर आपकी कंट्रोल रहे। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इसमें क्या नहीं मिलाना है ये पूछा इन्होंने, है ना, विच इज नॉट सुटेबल। देखो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे ना तो बहुत एक्सोथर्मिक होगी आपकी, क्या हो सकती है, और डेंजरस एक तरह से हो सकती है, पूरा न्यूट्रल करने की कोशिश करेगी। तो इसमें ना माइल्ड चीज़ें आपको मिलानी होंगी, स्ट्रॉन्ग चीज़ इसमें नहीं मिलानी है। स्ट्रॉन्ग चीज़ जैसे ही मिलाओगे तो ये आउट ऑफ कंट्रोल आपकी रिएक्शन हो सकती है। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलाओगे। इसमें क्या नहीं मिलाओगे? सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑक्जेलिक एसिड, स्ट्रिक एसिड, ये क्या होते हैं आपके एक तरह से माइल्ड होते हैं, कम बेसिक होते हैं। तो इन्हें आप धीरे धीरे करके वो रिएक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो लैब के अंदर की अगर बात है तो आप बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप इसमें नहीं करोगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस चीज़ को आप इसमें अवॉइड करेंगे। उसके बाद आपका है जो द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट। इसमें से एसिडिक सॉल्ट कौन नहीं बनाता? देखो इसमें से नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, तो इसमें जो फॉस्फोरिक एसिड है वो इसमें से एक तरह से आपका एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाता है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टूथ एनामल। टूथ एनामल जो होता है उसमें कैसा नेचर होता है, हमने देख लिया कि बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर होता है उसमें टूथ एनामल के अंदर। जो टूथपेस्ट वगैरह होती है ना बेसिक इन नेचर होती है, उन्हें भी बेस दिया जाता है जिससे हमारे दांतों के अंदर जो कैविटी है, एसिडिटी है, उसे वो न्यूट्रलाइज कर सकें, तो वो भी बेसिक इन नेचर होता है। उसके बाद देखेंगे द एलिमेंट विच इज नॉट कॉमन बिटवीन अ कंपाउंड्स कॉल्ड बेकिंग सोडा एंड सोडा। देखो ये क्वेश्चन आपको 2022 में फिर से रिपीट हुआ है, तो ये आपका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। ये हमने अभी देख ही लिया। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग ना एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड और बेस को कौन शो करता है? बेकिंग सोडा तो खुद बेसिक होता है, विनेगर आपका खुद एसिडिक होता है, लाइम वाटर आपका खुद बेसिक होता है। तो जो हल्दी होती है ना वो आपको एसिड और बेस को दिखाती है। और हल्दी किसको दिखाती है? एसिड के अंदर तो येलो कलर की ही रहती है, बेस के अंदर ये कैसी हो जाती है? एक तरह से रेड हो जाती है, तो ये बेस को दिखाती है। उसके बाद है आपका मैचिंग का क्वेश्चन है कि आपको फर्स्ट कॉलम को सेकंड के साथ मैच करना है। ये आपको दे रखा है फर्स्ट में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपका सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है वो एक तरह से आपका बेकिंग सोडा ही है। अब बेकिंग सोडा जो होता है ना उसको वो किसके काम आता है? आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को आप यहाँ से देख सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमेशा आपके किस में आता है? एंटासिड। तो यहाँ से इसे मैच कर दो, मीन्स बी का थर्ड अगर आप देखोगे ना तो फिर फोर्थ में ही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड की तरह काम करता है। आपका स्लेक लाइम जो है वो आपका अभी आपने देखा एसिडिक सॉइल के लिए इसको बेसिक बना देता है। और एंटस्टिक में आपका कैलेमाइन यूज होता है। कैलेमाइन आपको पता है, कैलेमाइन बहुत आता है आपका ZnCO3 होता है कैलेमाइन, और कैलेमाइन का यूज जो होता है वो एंट स्टिंग में हम करते हैं, ये बेसिक होता है। उसके बाद आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बच गया, तो ये आपका फंगल इन्फेक्शन में यूज हो जाएगा।